अब बता, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। चल भाई, देखो अब स्टडी मटेरियल के हिसाब से आज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना भाई। पहला चैप्टर जो स्टडी मटेरियल का है वो है कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। तो जैसे इसमें हमें पढ़ना ये होता है कि कंपनी बनती कैसे है, और यदि आपको कंपनी को किसी और फॉर्म ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट करना हो तो आप किस प्रकार से कर सकते हो। दो हिस्से इसके मेनली है। तो जैसे अब जनरल इंट्रोडक्शन है तो ये चीज आप जरूर पढ़ें। कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर है, 470 सेक्शन और 7 शेड्यूल है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। पहले जब कंपनीज एक्ट 1956 था तो इसमें 658 सेक्शन हुआ करते थे, जो 13 पार्ट में डिवाइडेड थे और 15 शेड्यूल थे। ठीक है, इसे 12 सितंबर 2013 को मॉडिफाई कर दिया गया। ठीक है, और जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो इफेक्ट में आया 1 अप्रैल 2014 से। चलो, इतनी सारी बातों को थोड़ा दिमाग में बिठाओ। सबसे पहली बात, क्या सेक्शंस कितने हैं? एक मिनट भाई। सबसे पहली बात, कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर में डिवाइडेड, कितने शेड्यूल्स में, समझ आया कि नहीं? हाँ या ना, ये बोलो। यस सर। चलो, ये लाइंस आपकी ठीक हो जानी चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर जैसे आप इन लाइंस को पढ़ देते हैं तो आप नीचे डेफिनेशन पे आएंगे। मैंने भी आपको यही पढ़ा है कि कंपनी की डेफिनेशन क्या है। तो कंपनी का मतलब वो कंपनी होती है जो इस एक्ट में बनी है। इस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में, या फिर किसी प्रीवियस लॉ में। तो प्रीवियस लॉ हमारा कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1956। सिक्स। साधारण भाषा में बोला जाए तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका कैरेक्टर उसके बनाने वालों से अलग है। लाइक पार्टनरशिप में क्या होता है? सिर्फ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है, मतलब जो पार्टनर्स है वही पार्टनरशिप बिजनेस को चला रहे हैं। बट कंपनी में ऐसा नहीं है। जब आप कंपनी को रजिस्टर्ड करा देते हो तो आप एक अलग पर्सनैलिटी होते हो और कंपनी अलग पर्सनैलिटी होती है। सही बात है, गलत बात? यस। अब यस। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें जानने हैं। प्रज्वल, पूरे स्टडी मैट को आज हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक आप देखो। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस होना। इसको हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी भी बोलते हैं। ठीक, ये कंपनी का वो फीचर है जो कंपनी को उसके नेचुरल पर्सन या मेंबर से अलग करता है। होता क्या है, जैसे हम लोग भी कल को कंपनी को रजिस्टर्ड करवा देंगे तो क्या होगा? कंपनी अपने रजिस्टर्ड नेम से ही आगे वर्क करेगी। हम लोग जो है हमारे पर्सनल नेम से कोई एक्टिविटी नहीं होगी। जैसे जमशेद सर, प्रज्वल, संदीप, पंकज ने मिलकर आज एक कंपनी बनाई है एबीसी लिमिटेड। तो आगे से जो भी वर्क होगा, जो भी लाइबिलिटीज होगी, एबीसी लिमिटेड के ऊपर होगी, हमारे ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। इसमें केस है, मैंने आपको शीट में भी पढ़ाया हुआ है, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का। आपको ध्यान है क्या ये केस? यहाँ पे सैलोमन नाम का पर्सन था, उसका शू बिजनेस था। उसने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई और इस शू बिजनेस को उस कंपनी ने एक्वायर कर लिया। ध्यान आ रहा है केस? यस सर। वो समझाना पड़ेगा कि आगे बढ़ सकता हूँ? याद है सर। याद है ना? चलिए, दूसरा हमारा फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी का। जब आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बनाते हो तो आपके यहाँ पे डेप्थ लिमिटेड होती है। इट मींस आप जितना कंट्रीब्यूशन करते हो बस आपको उतनी ही पेमेंट करती है होती है, उससे ज्यादा नहीं। तो नॉर्मली ये कंट्रीब्यूशन दो प्रकार से होता है। आइदर आप कंपनी में खरीदते हो शेयर्स, तो जितना शेयर्स पे अमाउंट अनपेड है आपको उतनी पेमेंट करनी है। या तो फिर आप करते हो अमाउंट गारंटी, तो जितना अमाउंट आपने गारंटी किया है सिर्फ आपको उतना ही पे करना होता है, उससे ज्यादा पे नहीं करना होता। ध्यान है कि गया? यस सर। क्लियर है? तीसरी बात, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है कि इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कभी मर नहीं सकती। परपेचुअल सक्सेशन होने का मतलब ये है कि इसमें मेंबरशिप लगातार चेंज होती रहेगी। आज मैं ओनर हूँ, कल को कोई और ओनर होगा। इंडिविजुअल मेंबर के डेथ होने से या इंसॉल्वेंट होने से कंपनी बंद नहीं होती। ये लाइन अच्छे से ध्यान रखेंगे। मेंबर में कम एंड गो बट कंपनी गो ऑन फॉर एवर। ठीक है, ये केस तुमको एग्जाम में पूछ देता है कि अगर मान लो वॉर हो गया, बम गिर गया, सारे लोग मर भी गए कंपनी में, तो क्या कंपनी सरवाइव करेगी कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सरवाइव करेगी। बनेगा? यस सर। ओके, उसके बाद फिर सेपरेट प्रॉपर्टी का केस है कि कंपनी क्योंकि एक लीगल पर्सन है तो अपने नेम से ही प्रॉपर्टी को ओन भी कर सकती है, डिस्पोज मतलब सेल भी कर सकती है। ठीक,
जब कंपनी बना देते हो आप, तो कंपनी अपने नाम से ही सारी प्रॉपर्टी खरीदती है और आपके शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी और कंपनी की प्रॉपर्टी सेपरेट होती है। क्या होती है? सेपरेट होती है। सेपरेट। इसमें केस मैंने भी आपको पढ़ाया हुआ है, बचाव गुजर वर्सेस कमर्शियल इनकम टैक्स ऑफिसर का केस। इसमें मैंने आपको बताया था कि बचाव गुजर की एक कंपनी थी जिसकी एग्रीकल्चरल लैंड थी। ये बचाव गुजर उस एग्रीकल्चरल लैंड पे एग्जेम्पशन लेना चाह रहा था, यस तो ले सर। पाया क्या? नहीं ले पाया। नहीं, क्योंकि कंपनी की प्रॉपर्टी। ये ध्यान है, ये सारी चीजें हमारी पढ़ी हुई है। यस सर। फिर सेक्शन 44 के हिसाब से मैंने बोला ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस में से एक है। कंपनी के शेयर या डिवेंचर मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं जो बिल्कुल एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकते हैं। तो यदि किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है तो आप ओपन मार्केट में बिल्कुल अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये यस सर। क्लैरिटी है। देन कॉमन सील का कंसेप्ट। कॉमन सील का कंसेप्ट बोलता है कि कंपनी की ऑफिशियल सिग्नेचर होती है, ठीक है, जो उसके डायरेक्टर्स लगाते हैं। पहले कंपनी में कॉमन सील बनाना कंपलसरी होता था, लेकिन अब जब से अमेंडमेंट आया है तब से ये बोल दिया गया है जो स्टैंप सील होती है उसी को आप कॉमन सील मान सकते हो। पहले क्या होती थी? कॉमन सील लोहे की बनती थी, बहुत भारी भरकम होती थी। फिर बाद में इसको बनाने पे ना जो कंपल्सन था उसको हटा दिया गया और बोला गया रबर स्टैंप की जो सील होती है ना वो कॉमन सील कहला सकती है। ठीक है, नॉर्मली कॉमन सील लगाने के लिए 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं और सीएस चाहिए होता है। ये बात ध्यान रहेगी। यस। तो यहाँ पे सारे फीचर हो गए कंपनी के। अब फीचर के बाद मैंने आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट बताया था, आपको ध्यान है क्या थोड़ा बहुत? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट ये बोलता है कि भाई जैसे कंपनी के हम सेपरेट एंटिटी बोलते हैं तो इसकी आड़ में बहुत सारे लोग ना घपला भी या गड़बड़ भी कर सकते हैं। देखो पीछे से कंपनी को तो हम ही लोग ऑपरेट कर रहे हैं, बट इसका ये फीचर है कि कंपनी नेम से काम होता है, इसलिए दुनिया को सबको क्या दिख रही है? कंपनी दिख रही है। जैसे हम लोग ने मान लो अल्फा लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई, तो लोगों को तो सिर्फ अल्फा लिमिटेड नाम ही पता होगा, उसके पीछे कौन है ये पता होगा क्या? नहीं पता है। तो अगर कोई कंपनी की आड़ में गड़बड़ करने की कोशिश करे तो इस व्हील या पर्दे को हटा दिया जाएगा और जो गलत इंसान है उसको पनिश किया जाएगा। जैसे हमने कंपनी बनाई अल्फा लिमिटेड, बहुत सारे लोगों से पैसा दे दिया कंपनी के नाम से। अब हम ये सोच रहे कि हमारा नाम तो कभी सामने आएगा नहीं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी के नाम से बना है, तो बहुत गलत बात है। हमारी व्हील को पियर्स कर दिया जाएगा, लिफ्ट कर दिया जाएगा। या व्हील का मतलब पर्दा होता है, पर्दे के सामने कंपनी है, पर्दे के पीछे हम है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो इस व्हील को लिफ्ट कर देंगे, उठा देंगे, और जो गलत इंसान है उसको क्या करेंगे? हम लोग पनिश करेंगे। मेरी बात समझ आई? अब ध्यान आई? यस सर। आपको ध्यान आ गई? अब बोलो। तो कब कब ऐसा होता है कि जो हमारा कोर्ट है या कंपनी लॉ जो है इस कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के कंसेप्ट से बढ़कर आगे देखता है कंपनी के पीछे कौन है? ऐसा तब होता है जब आप एलियन एनिमी के साथ ट्रेडिंग कर रहे होंगे। किसके साथ ट्रेडिंग कर रहे होंगे? आपको इसमें कॉर्नर ब्रदर वाला केस बताया है, ठीक है। वैसे ही अगर आप टैक्स से चोरी की कोशिश कर रहे होगे, किसकी कोशिश कर रहे होगे? आपको याद है कि इसमें दिनशा मानेक जी का एक केस बताया था आपको मैं, कि वेल्दी पर्सन था, उसने 4 कंपनियां बनाई, अपना सारा पैसा उन्हीं कंपनियों में लगा देता था। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। अब मेरे देखो क्या मैं स्टडी मैट इसलिए करवा दे रहा हूँ ताकि हमको पता रहे कि हमने ए टू जेड सारी चीजें करी हुई है। इससे ज्यादा कंटेंट आपके नोट्स में है, ठीक है। वैसे ही अगर आप कंपनी का यूज एज एन एजेंट करोगे, लोगों को छलावा दिखाने के लिए करोगे, तो भी कॉर्पोरेट व्हील हटाई जाएगी और पीछे के पर्सन को पनिश किया जाएगा। आप वर्कर के बेनिफिट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे, वर्कर लेजिस्लेशन को या वेलफेयर लेजिस्लेशन को आप चुराने की कोशिश करोगे, तो भी कॉर्पोरेट व्हील पियर्स होगी। चलो आपको सिखा दिया जाए पूरी बात वापस से। कॉर्पोरेट व्हील का मतलब एक पर्दा है जो इसलिए आ रहा है क्योंकि कंपनी की सेपरेट पर्सनैलिटी है, तो दुनिया के सामने कंपनी दिखती है, दुनिया के पीछे कंपनी के पीछे हम होते हैं। अब अगर कोई कंपनी गड़बड़ करेगी तो इस व्हील को या पर्दे को हटाया जाएगा और रियलिटी देखी जाएगी कि वो कौन गलत पर्सन है जो कंपनी के पीछे से गड़बड़ कर रहा है। तो अलग अलग मामलों में कई बार ऐसे इस पर्दे को हटाकर पीछे के पर्सन को पनिश किया गया है। कब? जब आप अपने एनिमी मतलब एलियन एनिमी होता है, विदेशी देश का पर्सन जो हमारा दुश्मन है, उसके साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। फिर आप टैक्स चुराने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ सब्सिडरीज बना रहे हो जिससे आप लोगों को धोखा देना चाहते हो, मास्क की तरह कंपनी को यूज कर रहे हो।
आप वर्कर लेजिस्लेशन को नहीं फॉलो कर रहे हो, वेलफेयर लेजिस्लेशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, वर्कर का नुकसान करना चाह रहे हो। आपको याद है कि ये केस पढ़ाया हुआ था वर्कमैन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज का? यस सर। है ना संदीप, तेरे को याद है कि भूल गया है? सर भूल गया। क्या केस था? एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी थी, इसने बहुत प्रॉफिट कमाया और क्या दिमाग लगाया कि इनको वर्करों को जब बोनस बांटने का टाइम आया ना, तो उस प्रॉफिट या उस पैसे को ना ये एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में लगा देना चाह रहे थे, ताकि इनकी मेन कंपनी में प्रॉफिट नील हो जाए और वर्करों को बोनस ना देना पड़े। तो वर्करों ने इनके ऊपर केस कर दिया कि तुम लोग गलत कर रहे हो। याद आया क्या? तो ये हमने देखो भाई पढ़ा है। उसके बाद अगर कोई ऐसा काम है जो सोसाइटी के अगेंस्ट या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है, तो भी कॉर्पोरेट विल को पियर्स किया जाता है या कॉर्पोरेट विल को हटाया जाता है। फिर किसी को पनिश करने के लिए, जो गलत इंसान है उसको पनिश करने के लिए भी कॉर्पोरेट विल को हटाया जाता है। ये सारे केसेस है जब कॉर्पोरेट विल हटाई गई है। तो नोट्स से पढ़ना, मैं आपको रिवाइज तो करवा ही दिया हूँ, आपको समझ आ गया होगा। याद आया? ये पढ़े अपन? यस सर। अब अलग अलग क्लासेस ऑफ कंपनीज हमने पढ़ा था। जैसे हमने पढ़ा था इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर दो होती है, क्या क्या? जो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से बनती है उसे हम बोलते हैं क्या? स्टैट्यूटरी कंपनी। जैसे आरबीआई हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, एलआईसी हो गई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गई। ठीक है, ये सब पार्लियामेंट के स्पेशल लॉज से बनाई गई है, तो इन्हें हम लोग स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इनके खुद के अपने लॉज होते हैं, तो इन पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं मेनली। जैसे बैंकिंग कंपनीज की बात करें तो बैंकिंग कंपनीज के लिए हमारे देश में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है 1949, तो फिर क्यों कंपनीज एक्ट फॉलो करेंगे? क्लैरिटी है मेरी बात में? यस सर। अच्छा, दूसरी स्टैट्यूटरी कंपनियां होती हैं, ये वो कंपनियां हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड। किसमें रजिस्टर्ड है? कंपनीज एक्ट 2013 में जो रजिस्टर्ड बोलते हैं। देखो इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे दो प्रकार की कंपनी, जो पार्लियामेंट के थ्रू बन रही है स्पेशल एक्ट से, स्पेशल लॉ से स्टैट्यूटरी, और जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड कंपनी। फिर लायबिलिटी के बेसिस पर भी कंपनी होती है, ये समझाना पड़ेगा कि समझते हो? यस सर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या है? आपकी कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी उतनी है जितने शेयर्स पे उन्होंने अमाउंट पे नहीं किया है। अगर मैं 100 शेयर खरीद रहा और मैंने 60 रुपए पे किया है, तो मेरी लायबिलिटी अभी कितने की है? 100 रुपए के शेयर खरीदा, 60 रुपए पे किया, तो लायबिलिटी अभी कितने की है मेरी? 40 रुपए की है। लिमिटेड बाय गारंटी का कंसेप्ट ये बोलता है कि आप एक अमाउंट गारंटी कर देते हो और आपसे अमाउंट तब मेंशन्ड अमाउंट मांगा जाएगा जब कंपनी का क्या हो रहा होगा? वाइंड अप हो रहा होगा। ध्यान है? यस सर। फिर अनलिमिटेड कंपनी वो होती है जहाँ मेंबर्स की लायबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं होती है। ध्यान है हमको ये? यस सर। ओके, फिर ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स क्या क्या है? वन पर्सन कंपनी है। वन पर्सन कंपनी किसका पार्ट है? कैसी कंपनी का पार्ट है? प्राइवेट का। ये प्राइवेट कंपनी का पार्ट है। तो वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के द्वारा, जिसमें एक सिंगल पर्सन भी क्या कर सकता है? कंपनी रजिस्टर्ड करा सकता है। ये कंसेप्ट इंडिया में तो नया है, पर कुछ देशों में बहुत पुराना है, जैसे चाइना, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, यूके। यहाँ पर एक कंसेप्ट पहले से चला आ रहा है, भारत में नया कंसेप्ट है। वन पर्सन कंपनी का मतलब क्या है सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के हिसाब से? तो वन पर्सन कंपनी वो कंपनी है जिसमें एक ही पर्सन उसका मेंबर या ओनर होता है। अब इस कंपनी को आप लिमिटेड बाय शेयर बना लो, लिमिटेड बाय गारंटी बना लो, या अनलिमिटेड बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ऐसी कंपनी है जो हाइब्रिड फॉर्म है। किसका हाइब्रिड फॉर्म है? सोल प्रोप्राइटरशिप और कंपनी का। बताइए, कोई तकलीफ इसमें? ठीक। आगे इसके फीचर्स क्या क्या है? देखो, सबसे पहला फीचर, इसमें केवल एक ही शेयर होल्डर होगा, और वो जो शेयर होल्डर होगा नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन और रेसिडेंट होना चाहिए। मैंने आपको ये बात बताई हुई है। अगर आपको वन पर्सन कंपनी बनानी है तो आपको नेचुरल पर्सन होना और इंडिया का रेसिडेंट होना जरूरी है। रेसिडेंट मतलब जो 182 डेज इंडिया में रहा हुआ। वैसे यहाँ पर जो नॉमिनी होता है, नॉमिनी कौन होता है? कि शेयर होल्डर कल को मर जाए
उसकी जगह इस कंपनी को कौन संभालेगा? जैसे मैंने ओपीसी बनाया, मुझे कुछ हो गया तो आगे कौन संभालेगा? तो मेरा नॉमिनी संभालेगा। तो नॉमिनी आप जिसको रखते हैं, आप ये याद रखेंगे, उसकी कंसेंट के बिना उसे नहीं रख सकते। दूसरी बात, ये नॉमिनी सिर्फ एक नेचुरल पर्सन होगा जो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। कहाँ का रेसिडेंट होना चाहिए? इंडिया का रेसिडेंट। यहाँ पे कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए। कितना डायरेक्टर होना चाहिए? एक। तो जो सोल ओनर है वो खुद ही क्या बन जाता है? कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है। सर हम लोग नॉमिनी को चेंज भी कर सकते हैं ना? नॉमिनी को चेंज भी कर सकते हैं। यस सर। ठीक है। अब ये तो हो गया भाई ओपीसी। अब उसके बाद बारी आती है प्राइवेट कंपनी की। तो प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में समझाया गया है। और प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी होता है जिसका कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड है। प्रिस्क्राइब्ड क्यों बोला गया? पहले क्या था, मिनिमम 1 लाख कैपिटल की लिमिट थी। अब उसको हटा के बोल दिया गया है कि प्रिस्क्राइब लिमिट है, मतलब आप अपने हिसाब से कैपिटल मिनिमम डिसाइड कर सकते हो। और इसके आर्टिकल्स में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, मतलब यहाँ पे शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड है। देखो बेटा, प्रोहिबिटेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब शेयर ट्रांसफर तो हो सकते हैं, बट अगर कंपनी के डायरेक्टर्स उसे अप्रूव ना करे जेन्युइन रीजन पर, तो आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर हो तो उसके आर्टिकल में लिखा होता है कि आपके शेयर ट्रांसफर का राइट रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब ये कि कल को ट्रांसफर जब करने जाओगे तो कंपनी की परमिशन लगेगी, और कंपनी ने मना कर दिया तो आप फिर ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ आई? यस सर। एक रिस्ट्रिक्टेड होता है, एक प्रोहिबिटेड होता है। प्रोहिबिटेड मतलब एकदम मना ही होना, मना कर देना। रिस्ट्रिक्टेड मतलब ट्रांसफर तो कर सकते हो, पर यही है कि कंपनी हाँ बोलेगी तब। बात समझ आई? यस सर। फिर अगला ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। 1% कंपनी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी प्राइवेट कंपनियों में मैक्सिमम 200 तक मेंबर हो सकते हैं। कितने मेंबर हो सकते हैं? 200। अब इसमें आपको ये याद रखना, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी कंपनी में शेयर खरीद रहे हैं तो उनको सिंगल मेंबर ट्रीट किया जाता है। कितना मेंबर ट्रीट किया जाता है? सिंगल मेंबर। जैसे इसमें तुमसे मैं क्वेश्चन बोल सकता हूँ कि हमारी कंपनी में 199 मेंबर है। कितने मेंबर है? 199। और एक शेयर को करीबन 20 मेंबर मिलकर खरीदना चाह रहे हैं, तो खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे? उन 20 लोगों को कितना मेंबर ट्रीट किया जाएगा? एक सिंगल मेंबर ट्रीट किया जाएगा। ध्यान रहेगी बात? यस इस 200 की लिमिट में हम उन लोगों को नहीं काउंट करते जो कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। यहाँ पे 200 का मतलब केवल मेंबर्स है। मेंबर्स माने शेयर होल्डर्स है, वो 200 होते हैं। इसमें आप कंपनी के एम्प्लॉइज को नहीं काउंट करते, पास्ट एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करते, और पास्ट मेंबर्स को काउंट नहीं करते। पास्ट शेयर होल्डर्स को काउंट नहीं किया जाता। यहाँ पर 200 का मतलब जो करंट शेयर होल्डर कंपनी के हैं उनसे है। समझ आई मेरी बात? यस सर। अच्छा। यस सर। प्राइवेट कंपनी जो होती है पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती शेयर्स खरीदने के लिए। कोई तकलीफ? नो सर। क्लियर है? ठीक है। जैसे मैंने ऊपर प्रिस्क्राइब वाली बात देखो, यहाँ लिख दी है। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया है, 1 लाख रुपए की पहले रिक्वायरमेंट होती थी, उस रिक्वायरमेंट को क्या किया है, हटा दिया है ना? ठीक है। यस सर। यस सर। फिर पब्लिक कंपनी क्या है यार? पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो कौन सी कंपनी नहीं है? प्राइवेट कंपनी नहीं है, जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब है। पहले 5 लाख होता था, प्रिस्क्राइब में डाल दिया है। और जिसको बनाने के लिए 7 या 7 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कितना क्लियर है? यस सर। अच्छा, फिर बारी आती है किसकी? फिर बारी आती है स्मॉल कंपनी की। किसकी बारी आती है? स्मॉल। भाई स्मॉल कंपनी का हिसाब किताब क्या है? तो स्मॉल कंपनी मतलब कैसी है? प्राइवेट कंपनी की पब्लिक कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। सर एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कुछ 2 करोड़ और टर्नओवर 20 करोड़ कुछ था ऐसे। वेरी गुड। एक ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल, ये अमेंड हो गया ना बेटा, ये 50 लाख नहीं रह गया, अब क्या हो गया, 2 करोड़ हो गया। क्या हो गया? 2 करोड़। आपको मैंने अमेंडमेंट बता दिया था ना। यस सर। यस सर। एक ऐसी कंपनी जिसमें पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, या फिर टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा नहीं है, ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल कंपनी बोलते हैं। ध्यान आ रहा है? यस सर। कोई तकलीफ?
कोई तकलीफ इसमें नहीं। No, sir. स्मॉल कंपनी के एडवांटेज या फायदे क्या है? तो फायदा नंबर 1, इनको साल में 2 मीटिंग करनी होती है। कितनी मीटिंग करनी होती है? 2 meetings. 2 मीटिंग। और इनको दो फाइनेंशियल मीटिंग। स्टेटमेंट के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी होती। क्या नहीं बनानी होती? Cash flow statement. बनाने की जरूरत नहीं है, ये इसका एडवांटेज है। फिर बारी आती है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कैसी कंपनी होती है? होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी दो कंपनियों का रिलेशन है, जहां एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है या फिर हाफ से ज्यादा शेयर कैपिटल होल्ड करती है। कोई तकलीफ? No, sir. नो सर। आप कितने से ज्यादा लेयर नहीं बना सकते अपनी सब्सिडरीज की? 2 से ज्यादा लेयर नहीं बना सकते। ध्यान है, ये लेयर कंसेप्ट। Yes, yes, sir. यस सर। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज दो तरह की है। वो पब्लिक कंपनी जिसके शेयर रजिस्टर्ड है स्टॉक एक्सचेंज में, उसे लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। और जिसके शेयर रजिस्टर्ड नहीं है उसे क्या बोलते हैं? अनलिस्टेड बोलते हैं। भाई एक पब्लिक कंपनी ही लिस्टेड हो सकती है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसे लिस्टेड बोलेंगे स्टॉक एक्सचेंज में, और अगर एक पब्लिक कंपनी लिस्टेड नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? अनलिस्टेड बोलेंगे। कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ No, sir. नहीं। फिर बारी आती है गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसमें 51% से ज्यादा शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है। कोई तकलीफ? No, sir. No. फिर फॉरेन कंपनी आती है। फॉरेन कंपनी वो कंपनी है जो रजिस्टर्ड तो इंडिया के बाहर हुई है, पर जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, चाहे फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली, और जो बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कर रही है। ध्यान है, Yes, एक yes, ऐसी sir. कंपनी जो रजिस्टर्ड भारत के बाहर हुई है पर जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, या वो बिजनेस एक्टिविटी कहाँ कर रही है? इंडिया में कर रही है। फिर बारी आती है एसोसिएट कंपनी की। जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है तो उसे एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है एक कंपनी का दूसरी कंपनी में 20% से ज्यादा कैपिटल है। कोई तकलीफ? No, sir. फिर डोरमेंट कंपनी एक स्टेटस है। जब आप एक कंपनी रजिस्टर्ड तो करा देते हैं पर प्रोजेक्ट अभी नहीं, फ्यूचर में चालू होने वाला है और आपके यहाँ कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? डोरमेंट कंपनी बोलते हैं। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मतलब हर वो ट्रांजेक्शन है इनको छोड़कर, आरओसी को जो नॉर्मल फीस पे करोगे आप, अपने एक्ट की रिक्वायरमेंट को, लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ जो फीस पे करोगे, शेयर अलॉटमेंट में जो खर्चा आएगा, ऑफिस मेंटेनेंस में जो खर्चा आएगा, इन 4 खर्चों को छोड़कर जो भी खर्चा है सब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। समझाया है कि नहीं आपको ये पहले भी? ये बताओ। Yes, sir. फिर निधि कंपनी मतलब उस कंपनी को बोलते हैं जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने मेंबर्स की सेविंग्स को कलेक्ट करना और उनको बेनिफिट पहुंचाना। निधि कंपनी जब आप इनकॉर्पोरेट करते हो तो इसमें मेंबर्स बनाए जाते हैं। मेंबर्स इसमें पैसे जमा करते हैं, सेव करते हैं, जैसे वो बैंकों में जमा करते हैं, और ये अपने मेंबर्स को सस्ते दरों पे लोन देने का काम करती है। ये निधि कंपनी है। ठीक है, क्लैरिटी है? Yes, sir. देन बारी आती है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन है जो बैंक तो नहीं है पर बैंकों की तरह फाइनेंशियल एक्टिविटीज करते हैं। इनमें आ जाते हैं LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको LIC एक्ट 1956 में बनाया गया है। इसमें आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें आ जाता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या आ जाता है? Unit trust of India. ठीक है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि ये भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या फिर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट RBI से कंसल्ट करके, किससे कंसल्ट करके? RBI. कंसल्ट करके पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना देगी। अब ये कंसल्टेशन कब किया जाता है? ऐसा तब किया जाता है जब गवर्नमेंट जो होती है ऐसे इंस्टीट्यूशन में 51% से ज्यादा शेयर होल्ड कर देती है। कितना परसेंट से ज्यादा? फिर सुन लो यार, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उन बॉडीज या उन ऑर्गेनाइजेशंस को बोलते हैं जो पब्लिक के साथ फिनेंशियल वर्क करती है। जैसे फिनेंशियल वर्क मतलब क्या होता है कि लोन देने का काम करना या कोई ना कोई फाइनेंशियल एक्टिविटीज करते रहना। तो हमारे देश में हम बोलते हैं LIC हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक म्यूचुअल फंड है जो लोगों से सेविंग्स कलेक्ट करता है। ये सब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसमें कोई तकलीफ है क्या? No, sir.
नहीं, फिर बारी जॉइंट वेंचर की आती है, जब दो या दो से और ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन अपनी एसेट्स को मिलाकर काम करना शुरू करती है तो जॉइंट वेंचर कंपनीज बनती है। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, ना अब सर। बारी आती है कन्वर्जन कैसे होता है। अगर पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो पब्लिक कंपनी को अगर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना होगा। क्या पास कराना होगा? स्पेशल ठीक रिजोल्यूशन। है, इसका इफेक्ट ये आएगा कि आपके आर्टिकल्स में ऑल्टरेशन आ जाएगा। पहले आपकी पब्लिक कंपनी थी तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, लेकिन जैसे आपने प्राइवेट कंपनी बनाया, आपके ऊपर क्या लगना शुरू हो जाएंगे? रिस्ट्रिक्शंस लगना शुरू हो जाएंगे। आपको मेंबर्स 200 तक लाने होंगे। सही बात है, गलत बात है? यस सर। आपके शेयर ट्रांसफर के राइट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। अब आगे से आप पब्लिक को शेयर्स नहीं बेच सकते। तो स्पेशल रिजोल्यूशन जो होता है वो बाइंडिंग होता है इवन उन शेयर होल्डर्स पर भी जो डिसेंटिंग होते हैं। क्या होते हैं? डिसेंटिंग। मतलब जो मना कर रहे हैं उन पर भी बाइंडिंग होता है। कहीं कोई तकलीफ इसमें? बात समझ आई कि नहीं? यस सर। आ गई? वैसे ही अगर आपको बेसिकली अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट करना, अगेन इसके लिए भी क्या लगेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। कोई तकलीफ? नो जब सर। भी आप किसी प्रकार का ऑल्टरेशन कराते हैं तो ऑल्टरेशन की जो कॉपी होती है आरओसी के पास सबमिट हो जानी चाहिए। इस बात में कोई तकलीफ? नो सर। अब उसका जैसे ये कन्वर्जन देखो, इतना शॉर्ट में दिया, हमने तो प्रॉपरली पढ़ा है इसको, है ना? हमारे पास Yes, sir. नोट्स में प्रॉपर वे में है, इसमें छोटा छोटा दिया है। अच्छा, उसके बाद आता है व्हेन कंपनीज मस्ट बी रजिस्टर्ड। तो ये कंसेप्ट इलीगल एसोसिएशन का है। किसका है? इलीगल एसोसिएशन का कंसेप्ट ये बोलता है बेसिकली कि एक ग्रुप जो है या एक एसोसिएशन है, जब तक 50 लोगों के साथ काम कर रही है कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे लोग 50 के ऊपर होंगे इनको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। और यदि ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो इनके एसोसिएशन या ग्रुप को इलीगल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया जाता है। ध्यान है क्या? अपन पढ़े क्लास में ना? Yes, sir. ठीक है, इलीगल एसोसिएशन साफ साफ आपके नोट्स में आप देखोगे तो सामने ही आपको मिल जाएगा। मैंने आपको बताया कि सेक्शन 464 ये बोलता है कि जब लोगों का एक ग्रुप बिजनेस कर रहा है तो अप टू 50 पीपल्स रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। करवाए तो भी ठीक, नहीं करवाए तो भी ठीक, लेकिन अगर 50 के ऊपर आप होते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना क्या हो जाता है? कंपलसरी हो जाता है। ध्यान आ रहा है? हाउएवर ये जो प्रोविजंस है आपको ध्यान रखना है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर अप्लाई नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे बाय बर्थ मेंबरशिप हो सकती है और कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। दूसरा, अगर आपने एलएलपी बनाया है, क्या बनाया है? लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप बनाया है तो वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो ये प्रोविजन उस पर अप्लाई नहीं होता। कोई तकलीफ इसमें? इसमें कोई तकलीफ आपको? अगर आपकी एसोसिएशन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया तो इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि आपकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, आपको वाउंड अप नहीं किया जा सकता, आपके मेंबर्स ना बाहरी किसी पर केस कर सकते हैं ना एक दूसरे पर केस कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका क्या है? लीगल इफेक्ट है। ये हमारे नोट्स में यही चीज पॉइंट वाइज है। ठीक है, बनेगा? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद बारी आती है कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है। तो यार इसमें सबसे पहले सेक्शन 3 के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 3 जो है बेसिक रिक्वायरमेंट बोलता है कि अगर पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो मिनिमम 7 लोग चाहिए होते हैं, प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं, और ओपीसी बना रहे हो तो कम से कम कितना इंसान चाहिए? 1%। कहीं कोई दिक्कत इसको लेकर मन में? सपोज करो तुमने पब्लिक कंपनी बनाई तो 7 लोग चाहिए थे, अगर किसी कारण से 7 से कम लोग हो जाते हैं तो आपको 6 महीने में मेंबर्स को बराबर 7 के ऊपर लाना पड़ेगा। कोई तकलीफ? No, sir. ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट इसमें आउटडेटेड दिया है बेटा। तो हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? अपडेटेड वाला पढ़ा था, तो हम उसको पढ़े तो ज्यादा बेटर होगा, मेरे को ऐसा लगता है। Yes, sir. ठीक है, इसमें आउटडेटेड दिया हुआ है, पुराना दिया हुआ है, तो पुराना क्यों पढ़ेंगे? ठीक है, ये ओपीसी बनाने की शर्तें तुम लोग को याद है कि भूल चुके हो? ओपीसी की एक नेचुरल पर्सन ही बना सकता है जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, नॉमिनी भी वही हो सकता है, कोई पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी नहीं बना सकता, माइनर जो है ओपीसी को ना बना सकता है ना उसका मेंबर हो सकता है। ओपीसी को आप सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओपीसी के नाम से आप कोई बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। ओपीसी जब बनाते हो कितने साल तक दूसरी तरह की कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते? जो 2 साल तक नहीं कर सकते। ध्यान है ये?
Yes, sir. ओके, फिर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको एकदम दिमाग में बिठा देना है। सेक्शन 9 ये बोलता है कि जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, यही एक फाइनल एविडेंस है कि आपकी कंपनी बन चुकी है, और उस पर जो डेट दिखी है उस दिन से कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई है, मतलब अपने नाम से वो प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, बिजनेस कर सकती है, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? No, बात sir. समझ आ गई? तो इनकॉर्पोरेशन का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि कंपनी सेपरेट एंटिटी हो जाती है और अपने नाम से सारे वर्क कर सकती है। इसमें ये भी क्वेश्चन आपको आता है, क्या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंक्लूसिव एविडेंस है? तो हाँ, यही फाइनल एविडेंस है कि कंपनी बनी है, और एक बार यदि ये इशू कर दिया गया तो इसको वापस लिया जा सकता है क्या? एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया गया तो वापस लिया जा सकता है क्या? No, sir. नहीं लिया जा सकता। ध्यान है, ये पढ़े अपन, आपको रिवाइज हो रहा है, समझ आ रहा Yes, है? sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ये मैं रिकॉर्डिंग में भी डाल दिया हूँ, है ना? Yes, sir. ठीक, उसके बाद मेमोरेंडम आर्टिकल का क्या इफेक्ट आता है? तो आपको मैंने इसमें 4 इफेक्ट बताए हैं। मेंबर्स आर बाउंड टू द कंपनी, ध्यान है कैसा इफेक्ट, मतलब कंपनी के आर्टिकल में जो लिखा है वो बात मेंबर्स को माननी Yes, sir. पड़ेगी। फिर मेंबर इंटर से, मतलब मेंबर्स आर बाउंड टू द मेंबर, कंपनी के आर्टिकल के नियम हर मेंबर को मानने, अगर कोई मेंबर नहीं माना तो दूसरा मनवा सकता है उससे। फिर कंपनी और आउटसाइडर का मैंने बताया कि आउटसाइडर के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम आउटसाइडर के लिए बाउंड नहीं है। आपको ध्यान है क्या, ये पढ़े अपन? Yes, sir. कोई तकलीफ No, sir. नहीं? ये यार, ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पढ़ मत देना, ये रिटर्डेंट प्रोविजन है, हट गया है ना? आप रजिस्टर्ड ऑफिस पे आएंगे, और रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब वो ऑफिस होता है या वो डोमिसाइल होता है जिसकी जानकारी आरओसी को होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को होती है। नॉर्मली ये माना जाता है कि जब आप कंपनी बनाते हो, क्या बनाते हो? Company. ठीक, तो कंपनी के पास उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी बनने के 30 दिन के अंदर होना चाहिए। कितने दिन के अंदर? 30 days. और इसकी जानकारी आरओसी को भी देनी होती है, फॉर्म नंबर INC 22। ठीक, आप Yes. कोई भी पेपर या कोई भी लेटर पैड या बिजनेस लेटर, हर जगह आपको क्या करना होगा, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल देना होगा। ये आपको पढ़ाया हो कि नहीं पढ़ाया हो? Yes, sir. अगर कंपनी का नाम बदलता है तो अगले 2 साल तक आपको नया नाम और पुराना नाम दोनों ही शो करते रहना होगा। अगर आपकी ओपीसी है तो कंपनी में ब्रैकेट में क्या लिखा होगा? 1 पर्सन कंपनी लिखा होगा। बताइए, कोई तकलीफ इसमें? No, sir. कंपनी को कैसे चेंज करते हैं, उसके एड्रेस कैसे चेंज करते हैं ना, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो आप उस डिटेल को पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ तो कट शॉर्ट करके एक लाइन में लिख दिया है। मैंने आपको विद इन सिटी भी बताया है, आउटसाइड सिटी भी बताया है, स्टेट चेंज करना भी बताया है। एग्री करते हो मेरी बात से? Yes, sir. तो आपको ये करना रहेगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग, एमओए एओए पे आते हैं। मेमोरेंडम जो होता है कंपनी की बॉडी होती है, ये कंपनी का चार्टर होता है, कंपनी के पावर एंड फंक्शन को डिफाइन करता है। इसके अलग अलग क्लॉजेस होते हैं, जैसे इसमें नेम क्लॉज होता है, बताता है कंपनी का पूरा नाम क्या है। फिर सिचुएशन क्लॉज होता है जो ये बताता है कंपनी किस स्टेट में सिचुएटेड है। फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज है जो बताता है कंपनी किस पर्पस से बनी है। यहाँ जो लिखा हुआ है कंपनी केवल वही काम कर सकती है, उससे ज्यादा कुछ और नहीं कर सकती। फिर लाइबिलिटी क्लॉज होता है जो बोलता है मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है आइदर बाय शेयर या आइदर बाय गारंटी। कोई तकलीफ? No, sir. देन कैपिटल क्लॉज होता है जो कंपनी का बताता है ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है, ध्यान रहेगा। अब क्या Yes, होता है, sir. जैसे आप नेम के लिए अप्लाई करते हो तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होती है कि आपका नाम दूसरी कंपनी से रिजेंबलिंग या आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका जो भी नाम है वो कोई ऑफेंसिव नाम ना हो या अनडिजायरेबल नाम ना हो। ध्यान है, ये चीज पढ़े अपन। Yes, sir. फर्दर आपकी कंपनी का नाम किसी तरह से गवर्नमेंट से अपना कनेक्शन ना दिखाता हो, ना लोकल गवर्नमेंट से, ना स्टेट गवर्नमेंट से, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से। अग्री करते हो? क्लैरिटी है? Yes, sir. कोई तकलीफ नहीं है? No, sir. नेम रिजर्वेशन का आपको No, मैंने sir. स्पाइस प्लस बता दिया भी है, और नेम चेंज करने के लिए रन फैसिलिटी का यूज करते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें जो है पुराना प्रोविजन दिया हुआ है, तो उसको नहीं देखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।
ठीक है। स्टडी मैट आप लोग की ना अपडेट नहीं करा है टाइम पे, तो इसीलिए नोट्स इसमें देखोगे तो ज्यादा बेटर होगा इन चीजों में। ठीक है, मैं आपको स्टडी मैट इसलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि हमारा कवरेज पूरा हुआ है। ठीक है, देन हमने Yes, sir. अलग अलग फॉर्म्स पढ़े हैं मेमोरेंडम के, टेबल ABCDE, आपको याद है कि भूल चुके हो? याद है? यस सर। Yes, क्या sir. टेबल है कौन सी कंपनी के लिए होता है? वेरी गुड, मतलब आता है। उसके बाद मैंने आपको डॉक्ट्राइन्स पढ़ाए थे, जैसे अल्ट्रा वायर्स पढ़ाया था, आपको याद है क्या है अल्ट्रा वायर्स? Yes, sir. Beyond the power. बियॉन्ड मतलब क्या है ये तो बता। इस रूल में क्या बोला जाता है, अगर कंपनी अपने मेमोरेंडम में लिखी एक्टिविटी के अलावा कोई काम करती है तो Yes, sir. एक्टिविटी को अल्ट्रा वायर्स माना जाता है, और ऐसी एक्टिविटी कंपनी नहीं कर सकती। कोई तकलीफ? No, नो sir. सर। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अल्ट्रा वायर्स इतना है, छोड़ दिया, फिर कुदा दिया ऑल्ट्रेशन पे। हमने हर प्रकार को ऑल्ट्रेशन पढ़ा हुआ है ना, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल, सब पढ़े है ना। यस। तो इसमें देखो एक Yes, पैराग्राफ पे पॉइंट पॉइंट छोटा छोटा बना के दे दिया, तो अपन काय को ऐसे दिमाग लगाएंगे, हम प्रॉपर प्रोसीजर में पढ़े और वैसे ही लिख के आएंगे। ठीक है, यस सर। ठीक। फिर आर्टिकल का कंसेप्ट क्या है? आर्टिकल इंटरनल अफेयर को मैनेज करते हैं, कंपनी के सेट ऑफ क्या बताते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं। तो कंपनी के जितने रेगुलेशन है वो आर्टिकल में लिखे हुए हैं। ठीक है, आर्टिकल में जो रूल लिखे कंपनी को वही रूल फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकती। इसमें एक एंट्रेंचमेंट प्रोविजन भी डाला जा सकता है। याद है कि एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या है? याद है क्या? याद दिलाऊं कि अगर आर्टिकल में किसी रूल को बदलना होगा तो 100% मेंबर की कंसेंट लगेगी। याद आया? Yes, sir. एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। उसके बाद फिर इसके फॉर्म्स कहाँ कहाँ पर होते हैं? टेबल FGHIJ, ये किसके फॉर्मेट से? AOA के फॉर्मेट से। कोई तकलीफ नहीं? अगर No, आर्टिकल को अल्टर करना है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है। ये बात मैंने आपको बताई है कि नहीं बताई है? आर्टिकल Yes, का sir. अल्टरेशन कब कब होता है? जब आपकी प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो और पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो, तो आर्टिकल में अल्टरेशन हो जाता है। कोई दिक्कत नो no, सर। sir. नहीं? ठीक, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। क्या मेमोरेंडम आर्टिकल की कॉपी मेंबर्स ले सकते हैं? तो बिल्कुल। मेमोरेंडम आर्टिकल पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, तो इसकी कॉपी जो होती है वो मेंबर्स को प्रोवाइड की जा सकती है। ध्यान रहेगा। Yes, sir. ओके, उसके डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट आता है। आपको दोनों पता है कि भूल चुके हो, ये बताओ। आपको ये पता है कि आपके गया वॉश आउट हो चुका है? चलो मैं याद दिलाता हूँ। कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्शन है कंपनी को आउटसाइडर के अगेंस्ट। इसमें ये बोला जाता है कि यदि कोई आउटसाइडर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये माना जाएगा कि उसने मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ा हुआ है, और कल को कुछ ऊपर नीचे होने पर वो कंपनी पर केस नहीं डाल सकता। ध्यान आया क्या? Yes, sir. और इंडोर मैनेजमेंट Yes, का sir. रूल जो है वो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है कंपनी के अगेंस्ट। ये क्या बोलता है बेसिकली कि ठीक है, आउटसाइडर को मेमोरेंडम आर्टिकल की जानकारी है, पर अगर कंपनी के इंटरनली अंदरूनी कोई गड़बड़ हो गई तो उसके लिए बाहरी आदमी जिम्मेदार नहीं है। ध्यान आ रहा है क्या? Yes, sir. आपको इंडोर Yes, sir. मैनेज और इसका एक्सेप्शन भी मैंने बताया था कि कब इंडोर मैनेजमेंट आप यूज नहीं कर सकते। क्लियर था? Yes, sir. समझ आ गया था। उसके बाद क्या कंपनियों को हम किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल। कभी भी कन्वर्जन अगर करना हो तो कुछ चीजें ध्यान रखो, आपके मेमोरेंडम आर्टिकल्स में बदलाव आएगा। किसमें बदलाव आएगा? कभी भी जैसे आपको कंपनी को कन्वर्ट करना हो, जैसे ओपीसी को प्राइवेट कंपनी बनानी हो, प्राइवेट कंपनी को 1% कंपनी बनानी हो, मतलब अपनी कंपनी को अगर आपको किसी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करना है तो मेमोरेंडम आर्टिकल में चेंज आता है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी जानकारी आपको आरओसी को देनी होती है। किसको देनी होती है? आरओसी अगर सेटिस्फाइड होता है तो आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है। कोई तकलीफ इसमें नो। नहीं? भाइयों बहनों, तुम लोग को निधि कंपनी का नाम मैं आज एक लेक्चर अभी भेज दे रहा हूँ, देख लोगे क्या आधा घंटा? Yes, sir. मैं निधि कंपनी का एक लेक्चर आपको भेज दे रहा हूँ, आप देख लोगे क्या आधा घंटा? उसको पढ़ लोगे? Yes, sir. Yes, sir. उस लेक्चर को आप देखो, क्योंकि मेरा बताना बचा है ना निधि कंपनी आप लोग को। Yes, तो sir. वो लेक्चर में भेज देता हूँ, उसको थोड़ा सा आप लोग क्या करो, देख लो तो आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना?
और फिर भी नहीं समझ आया तो मैं तो हूँ ही। प्रोड्यूसर कंपनी ध्यान है, प्रोड्यूसर कंपनी किसका ग्रुप है? 10 प्रोड्यूसर्स का। बेसिकली जो प्राइमरी इंडस्ट्री में एंगेज होते हैं, एग्रीकल्चर में एंगेज होते हैं, वो लोग क्या बनाते हैं? प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं। इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक दूसरे का म्यूचुअल वेलफेयर करना, खेती में मदद करना, प्रिजर्विंग ड्राइंग करने में मदद करना, मैन्युफैक्चर में मदद करना, अपने मेंबर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना, टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखना। ध्यान आ रहा है? सब पढ़े हैं अपन। अपने फार्मर्स का इंश्योरेंस करवाना, उनको टेक्निक्स प्रोवाइड करवाना, ये सब काम होता है बेसिकली। क्लैरिटी है आपको? नहीं है? तो अगर आपको इसको बनाना हो प्रोड्यूसर कंपनी, तो कम से कम यहाँ 9 लिखा है, गलत लिखा है यार। 10 प्रोड्यूसर चाहिए। कितने प्रोड्यूसर चाहिए? 10 प्रोड्यूसर के साथ बनती है। यहाँ पर जब कोई मेंबर बनता है तो उसको यहाँ पर पूरे ओनरशिप राइट मिल जाते हैं, मतलब वो बराबर वोट कर सकता है। कोई तकलीफ? ठीक। इसके बाद ना इसके बेनिफिट ऑफ मेंबर को थोड़ा खास कर पढ़ लो बेटा। इसके ना बेनिफिट्स को तुम लोग अच्छे से पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर बनते हो तो इनिशियली क्या होता है, आपको एक विथहेल्ड प्राइस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अच्छा, यहाँ पे मेंबर कौन बन रहा है? किसान बन रहा है। तो उस किसान को क्या करना होगा? अपनी सारी फसलें इस प्रोड्यूसर कंपनी को देना होगा। ये प्रोड्यूसर कंपनी उन फसलों को बेच आएगी। ठीक है। फिर जो कमाई होगी, कमाई का एक हिस्सा जो नॉर्मल कंपनियों में डिविडेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसे विथहेल्ड प्राइस बोलते हैं। तो ये ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने नोट्स में चीज आपको नहीं बताया था तो यहाँ बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान रहेगा। आप लोग भी प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर बन जाओगे ना कल को, तो आपको जो प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा वो विथहेल्ड प्राइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ठीक है। फिर एकदम जबरदस्त कल को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है तो आपको एडिशनल अमाउंट भी पे किया जा सकता है। उस एडिशनल अमाउंट को पेट्रोनेज बोनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पेट्रोनेज बोनस। ठीक है। तो देख लो, आपको जो लिमिटेड अमाउंट दिया जा रहा है वो विथहेल्ड प्राइस है, जो आपकी मेहनत की कमाई का है। और बाद में जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा? पेट्रोनेज बोनस कहलाएगा। इसमें कोई तकलीफ तो नहीं? बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? इसके मेमोरेंडम आर्टिकल पे कोई फोकस नहीं रखना है, फालतू वाला है, इस पे फोकस नहीं रखना है। ठीक। ये पढ़ना है कि इसमें डायरेक्टर कितने होते हैं। तो प्रोड्यूसर कंपनी मिनिमम 5 डायरेक्टर होते हैं, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। ठीक है। कहीं कोई तकलीफ इसमें? फिर बारी आती है सेक्शन 8 कंपनी की। सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी है जो गवर्नमेंट के लाइसेंस पर चलती है और ये नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी करती है। जब आप सेक्शन 8 कंपनी बनाते हो तो इसमें 2 चीजें आपसे बोली जाती है। पहला, ये आप सोशल पर्पस को बढ़ावा दोगे, और दूसरा ये जो भी सरप्लस या प्रॉफिट होगा उसको आपस में नहीं बांटोगे। मेरी बात समझ आई? तो अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन किसी चीज को प्रमोट करना, और दूसरी चीज जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। कहीं कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा, अब क्या होगा अगर कोई कंपनी सेक्शन 8 कंपनी बन गई है तो कंपनीज एक्ट में उसको बहुत सारे प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। ठीक है। अगर कोई फर्म भी है, पार्टनरशिप फर्म भी है, वो सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है। क्या बन सकती है? ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको इसके एमओए एओए में कोई चेंज लाना होगा तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना नहीं ला सकते। किसकी अप्रूवल के बिना नहीं ला सकते? आप लोग ना इस वीडियो का भी मैं जब भेज दूंगा ना आपको, आप लोग 46 मिनट से देखना शुरू कर देना। कौन से मिनट से? 46 मिनट से देखना शुरू कर देना। ठीक है। वैसे ही अगर आपने सेक्शन 8 कंपनी बनाई है तो आप इसे दूसरे फॉर्म ऑफ कंपनीज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? लेकिन यदि आपने इसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट किया तो जो आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया गया था, आपसे वो लाइसेंस वापस ले लिया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। अभी तक आपको सेक्शन 8 के बारे में ये सारी चीजें समझ आ गई कि नहीं आ गई? हाँ या ना? ठीक है। अच्छा,
क्या सेक्शन 8 कंपनी का अमालगमेशन हो सकता है? तो हाँ बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से सेक्शन 8 कंपनी का भी अमालगमेशन हो सकता है। ठीक, वैसे इसका वाइंडिंग अप भी होता है, इसकी सारी एसेट सेल की जाती है और लायबिलिटीज को क्या किया जाता है, पे किया जा सकता है। आपको बताओ इतनी बातों में कोई तकलीफ है क्या? नहीं। नो क्या कोई चलती हुई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी सेक्शन 8 का लाइसेंस ले सकती है, चैरिटी का लाइसेंस ले सकती है? हाँ बिल्कुल ले सकती है, लेकिन उसके लिए उनको अप्लाई करना होगा फॉर्म INC 12 में। किसमें अप्लाई करना होगा? जब ये अप्लाई करेंगे तो ROC की तरफ से इनको लाइसेंस मिल जाएगा और ये लाइसेंस फॉर्म नंबर INC 16 और 17 के फॉर्मेट में होता है। किसमें होता है? किसमें होता है? INC 16 17 16 17 के फॉर्मेट में होता है। इसमें कहीं कोई तकलीफ बनेगा? देन बारी आती है, क्या फॉरेन कंपनी इंडिया में काम कर सकती है? भाई बिल्कुल कर सकती है। आप बताओ इसके लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है, किसके पास भरना होता है? कौन सा फॉर्म भरना होता है, किसके पास भरना होता है? फॉरेन कंपनी को इंडिया में चलाना होता है। याद दिलाऊं क्या? नहीं, वो तो रजिस्टर्ड एड्रेस के लिए ना। फॉर्म FC1 भरना होता है। ध्यान आ रहा है आपको? ROC न्यू दिल्ली के पास और ROC स्टेट Yes, के पास sir. मैंने बताया है। भूल गए हो कि ध्यान है? ध्यान है, हाँ या ना? जब भी आपकी फॉरेन कंपनी इंडिया में स्टैब्लिश होती है 30 डेज के अंदर फॉर्म FC1 भरना होता है और ROC के पास ये सारे डिटेल जमा करने होते हैं। मैंने बताया है उस कंपनी का MOA AOA, जिस देश में सिचुएटेड है वहाँ का फुल रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, डायरेक्टर सेक्रेटरी का डिटेल, इंडिया में कौन रेसिडेंट चला रहा है उसका डिटेल, ये सारी चीजें क्लियर है? यस याद आया? ये पढ़े हैं अपन, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. जैसे नॉर्मल इंडियन कंपनीज के नेम डिस्प्ले होते हैं, फॉरेन कंपनी का नाम भी आपको अपने सारे प्रॉपर प्लेसेस पे डिस्प्ले करना होगा कि आपकी कंपनी फॉरेन कंपनी है। ठीक है, आगे इसमें और क्या पढ़ने के लिए है? कन्वर्जन ऑफ LLP इनटू प्राइवेट कंपनी, शायद मैंने आपको बोला था इसका नोट्स दूंगा, ऐसा कुछ बोला था क्या मैं कि कराया था? बोलो, इसको लेकर मैंने कुछ बोला था क्या आपको? सर याद नहीं। देख शायद वो नोट्स में होगा, नहीं होगा तो मेरे को बताना। ठीक है, ये तुम्हारा एक चैप्टर खत्म हो गया है यहाँ पर। ये सारे क्वेश्चंस देख लो, तुम लोग से बन जाते क्या? ये पहला बन जाता, हाँ या ना? आपको देखो स्टडी मैच करवा दी है मैंने। ठीक है, राइट शॉर्ट Yes, नोट yes, एंड sir. MOA AOA बन जाता आपसे, हाँ या ना? Yes, sir. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, Yes, sir. कंक्लूसिवनेस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, Yes, sir. अच्छा, परपेचुअल सक्सेशन, ट्रांसफरेबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, वन पर्सन कंपनी, इस पे शॉर्ट नोट आते, कर देते? Yes, sir. प्रोविजन रिलेटेड Yes, टू निधि का वीडियो भेजता हूँ अभी मैं, कर देते? Yes, Yes, sir. नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी OPC हो जाता? Yes, sir. ठीक है, फॉरेन कंपनी कैसे इंडिया में बिजनेस कैरी करती, कर देते अपन? FC1 फॉर्म भरना है, ROC न्यू दिल्ली के पास सारे डॉक्यूमेंट जमा करने, बन जाता? Yes, Yes, sir. ओके, Yes, sir. LLP को कन्वर्ट करना है पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में, अपने नोट्स में देखना है कि नहीं, वरना मेरे को बताना। अल्ट्रा वायर्स और इंडोर मैनेजमेंट बन जाएगा आपसे? Yes, sir. तो आपका ये एक बार इसको थरोली पढ़ दो ना, मैं निधि कंपनी का लेक्चर भेज रहा हूँ, उसको भी देख लो। ठीक है, कल भी सर क्लास ये में इनकॉर्पोरेशन या कन्वर्जन में होना चाहिए ना? हाँ ठीक है, देख लेना एक बार, नहीं होगा तो बताना। ठीक है, Yes, sir. अब मैं निधि कंपनी का लेक्चर भेज रहा हूँ, उसको भी देख लो। कल कितने बजे रखे क्लास? कल भी रिवाइज करवाऊंगा। कल कितने बजे रखे? Yes, sir. कल कितने बजे रखे? सर जिस टाइम आपको ठीक लगे। तो लोग फ्री हो के कल दिन भर? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, 11-12 बजे रखता हूँ कल क्लास, है ना? Yes, sir. ठीक है, और मंडे से अपनी मेन क्लास में फिर अपन जो टॉपिक कर रहे हैं वो करेंगे। इधर सैटरडे संडे भी रिवीजन करते जाते हैं। ठीक है, Yes, yes, sir. फायदा हुआ आज रिवाइज करने का? याद आया ये सब पढ़े थे? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये मैं रिकॉर्ड भी कर दिया हूँ भैया, है ना? Yes, sir. Notes में है ये प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी वाला है। LLP वाला नहीं है? LLP का। रुक थोड़ी देर में भेज दे रहा हूँ मैं। ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक है, कल मिलते हैं अपन लोग, है ना? Yes, sir. बाय बाय। Yes.